तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड से अपन ऑलरेडी सॉल्व करके आए हैं, जिसमें एक क्रैमर रूल आपने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, पर प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए वो रैंक, मैट्रिक्स की रैंक प्रॉपर्टी को यूज करके हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो वी हैव टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस। एक सिस्टम तो होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। नाउ नॉन होमोजेनियस कौन सा होता है? अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, फॉर एग्जांपल a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z इक्वल्स टू b1, a21 x a22 y a23 z इक्वल्स टू b2, a31 x प्लस a32 y प्लस a33 z इक्वल्स टू b3। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है और b1 b2 एंड b2, b1 b2 एंड b3 तीनों में से कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, एटलीस्ट वन, तीनों जरूरी नहीं हो, तीनों में से कोई भी एक, एटलीस्ट वन, अगर b1 b2 b3 में से कोई वैल्यू अगर नॉन जीरो है, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एटलीस्ट वन bi इज नॉन जीरो, उस केस में जो आपका सिस्टम है वो कहलाता है लीनियर सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाएगा वो आपका? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। बट if all bi's are zero, then the system is called homogeneous system of linear equation। ठीक है, अगर सारे bi की वैल्यू जीरो है, उस केस में वो कहलाता है अपना होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उस फॉर्म में आपकी इक्वेशन ये होगी a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल्स टू 0, a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल्स टू 0, a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल्स टू 0। अगर राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू जीरो है तो अपना सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। और इनमें से कोई भी एक वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है नॉन जीरो वैल्यू राइट हैंड साइड में, तो अपना सिस्टम कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। तो ये डिफरेंस है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ इन दोनों में कोई डाउट किसी को? इन दोनों में कोई डाउट? तो सॉल्यूशन की बात करें जाए तो फर्स्ट अपन सॉल्व करें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपकी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होगी ना, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं अपन। मैट्रिक्स फॉर्म आपकी हो जाएगी इसकी, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी a11 a21 a31 x के कोएफिशिएंट, फिर a12 a22 a32 y के कोएफिशिएंट, देन a13 a23 a33 z का कोएफिशिएंट। तो ये तो कहलाती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसे अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपकी आती है वेरिएबल मैट्रिक्स। कौन कौन से वेरिएबल है? x y एंड z। ये आपकी होगी वेरिएबल मैट्रिक्स, जिसे कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और ये है अपनी राइट हैंड साइड वैल्यू b1 b2 b3, जिसे हम कैपिटल B से डिनोट करेंगे। तो आपकी जो सिस्टम है वो किस फॉर्म में होगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ax इक्वल्स टू b फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? ax इक्वल्स टू b फॉर्म में। नाउ अपन इन इक्वेशन को बहुत 12th में भी सॉल्व कर चुके हैं। एक मेथड तो था आपका क्रैमर रूल, जिससे अपन x y z की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा मेथड आपका a इनवर्स फाइंड आउट करके x इक्वल्स टू a इनवर्स b यूज करेंगे, तब भी अपने x y z की वैल्यू आ जाती है। बट यहां हम कर रहे हैं बाय यूजिंग रैंक को यूज करके हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें रैंक कैलकुलेट करनी है। नाउ रैंक कैलकुलेट करने के लिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसे हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? सी। और ये आपका हो जाएगा ए और बी को ज्वाइन करने के बाद, यानी आपको मैट्रिक्स ए और बी दोनों वैल्यूज को ज्वाइन करके एक कंबाइंड मैट्रिक्स सी बनानी है। इसलिए इसको सी यूज किया है, इसको कंबाइंड मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। और बीच में इस तरह से पार्टीशन रखना है कि आप ए और बी को अलग से आइडेंटिफाई कर सको कि ये वाली वैल्यू ए की है और ये वाली वैल्यू आपकी बी की है। इस तरह से बीच में आपको पार्टीशन भी रखना है। इस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करनी बाय एशेलन फॉर्म। ठीक है, फाइंडिंग रैंक बाय एशेलन फॉर्म। कल अपन ने कंप्लीट किए थे एशेलन फॉर्म। एशेलन फॉर्म से आपको रैंक कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के केस मिलेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका कंसिस्टेंट। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दूसरा कहलाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है अगर आपको जो सिस्टम दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, उसका अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। बट उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो अपना सिस्टम कहलाता है इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा? जब रैंक ऑफ कंबाइंड मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू ए रैंक ऑफ ए। बी को हटाने के बाद जो मैट्रिक्स ए कौन सी मैट्रिक्स की रैंक, अगर दोनों की रैंक इक्वल आती है तो अपना सिस्टम कहलाता है कंसिस्टेंट। इसमें दो केस हो जाएंगे। नंबर वन, इफ रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन। एन क्या अपना? नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल। देन वी हैव यूनिक सॉल्यूशन। उस केस में हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड इसमें आता है इफ रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इक्वल तो है बट लेस देन ए नंबर ऑफ वेरिएबल। देन वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। उस केस में अपने पास क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट के केस में अपने पास दो कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी, दोनों इक्वल आएगी और नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा तो अपना सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। बट रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन एन है, उस केस में अपना कहलाएगा कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा केस हो जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। सेकंड केस अपना हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। यहां लिख रहा हूं सेकंड केस। सेकंड अपना होता है इनकंसिस्टेंट। अगर रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं है, उस केस में अपना सिस्टम क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट एंड वी हैव नो सॉल्यूशन। उस सिस्टम का अपने पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सीधा सा है, हमें मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी, उन लीनियर इक्वेशन से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करनी है और राइट हैंड साइड वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। ए और डी को मर्ज करके एक कंबाइंड मैट्रिक्स बनानी है। एशेलन फॉर्म से हम रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक यानी कंबाइंड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक इक्वल आती है, सिस्टम कंसिस्टेंट। वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, यूनिक। लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है, इनफाइनाइट। और अगर इक्वल नहीं आती है तो अपना कहलाता है नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसे एक न्यूमेरिकल से सिंपलीफाई कर लेते हैं। नाउ numerical अपना first, examine for the consistency the following equation and solve them if they are consistent. इक्वेशन हमें दे रखी है x plus y plus z equals to 6, 2x plus y plus 3z equals to 13, 5x plus 2y plus z equals to 12, 2x minus 3y minus 2z equals to minus 10. तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अरेंज करना है। क्या बनानी है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।
सी जो होती है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड राइट हैंड साइड वैल्यूज के कॉम्बिनेशन से। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। नाउ एक्स का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? 1 2 5 एंड 2। y का कोएफिशिएंट 1 1 2 एंड -3। z का कोएफिशिएंट 1 3 1 एंड -2। ये तो हो गई एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू। फिर बी को इसमें ऐड करना है तो पार्टीशन कर लेते हैं, ये पार्टीशन लाइन हो गई। अब बी राइट हैंड साइड वैल्यू 6 13 12 एंड -10। नाउ एशेलन फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करनी है। इट मींस जितने भी जीरोस होंगे वो लेफ्ट एंड बॉटम में लेके आने हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यूज करना है, उसका बॉटम 0। फिर सेकंड रो सेकंड एलिमेंट जो यूज करके बॉटम 0 एंड थर्ड रो थर्ड एलिमेंट यूज करके बॉटम 0। यही प्रोसेस आपको यूज करनी है। ओनली रो ऑपरेशन यहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले 2 5 और 2 को 0 करना है, तो R2 माइनस 2R1 R3 minus 5R1 and R4 minus 2R1। अप्लाई करो तीनों ऑपरेशंस। फर्स्ट रो कांस्टेंट है, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। 1 1 1 एंड 6 फर्स्ट रो के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। नाउ R2 minus 2R1 2 minus 2 0 1 minus 2 minus 1 3 minus 2 1 and 13 minus 12 13 minus 12 आपका क्या हो जाएगा 1। R3 minus 5R1 5 minus 5 0 2 minus 5 minus 3 1 minus 5 minus 4 12 minus 30 12 minus 30 कितना हो जाएगा माइनस का 18। R4 minus 2R1 2 minus 2 0 minus 3 minus 2 minus का 5 minus 2 minus 2 minus का 4 minus 10 और माइनस का 12 minus 22। ये अपनी फर्स्ट टेबल हो जाएगी। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री बॉटम सारी 0 हो गई। अब सेकंड रो सेकंड एंट्री उसका बॉटम 0 करना है, -3 और -5। तो यहां हम क्या अप्लाई करेंगे R3 के ऊपर R3 minus 3R2 सेकंड रो को यूज करना है। सेकंड रो सेकंड एंट्री को यूज करके बॉटम दोनों 0 कर रहे हैं एंड R4 minus 5R2 अप्लाई करो दोनों में, दोनों इक्वेशंस दोनों ऑपरेशंस अप्लाई करो तो यहां से अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है 1 1 1 एंड 6। सेकंड रो 0 minus 1 1। अब थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 minus 3R2 तो 0 minus 0 0 -3 plus 3 0 -4 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 7 -18 -3 माइनस का 21। फोर्थ रो R4 minus 5R2 0 minus 0 0 -5 plus 5 0 -4 -5 -9 और -22 और -5 -27। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थर्ड रो 7 से डिवाइड हो रही है और फोर्थ रो आपकी 9 से डिवाइड हो रही है तो R3 डिवाइडेड बाय -7 and R4 divided by
-9 डिवाइड कर लो तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी 1 1 1 6। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 0 -1 1 1। थर्ड रो में अपन ने -7 से डिवाइड किया है, 0 0 1 3। फोर्थ रो में -9 से डिवाइड किया है, 0 0 1 3। नाउ एसएन फॉर्म में अभी भी एक स्टेप और हो सकती है, इस वन को 0 बनाया जा सकता है बाय यूजिंग थर्ड रो। तो ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा, अब ऑपरेशन अपना होगा R4 माइनस R3, R4 माइनस R3। फर्स्ट रो कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो को यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी कोई चेंज नहीं है। फोर्थ रो R4 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 भी 0 हो गया और 3 माइनस 3 भी अपना 0 हो गया। नाउ अब लेफ्ट एंड बॉटम में कौन सी एंट्री आती है, 1। बाकी सारे एलिमेंट 0 हो गए। क्या इस 1 को मैं 0 बना सकता हूं विदाउट चेंजिंग रिमेनिंग जीरोस? रिमेनिंग जीरोस पे कोई इफेक्ट डाले बिना क्या मैं इस 1 को 0 बना सकता हूं? नहीं बना सकते हम। तो यहीं पे अपनी प्रोसीजर एंड हो जाएगी। अब यहां से हमें रैंक फाइंड आउट करनी है और एस्केलेन फॉर्म में रैंक होती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ कंबाइंड मैट्रिक्स सी कितनी आ रही है? कंबाइंड मैट्रिक्स सी यानी टोटल कंप्लीट मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी? 1 2 एंड 3। तो रैंक ऑफ सी अपनी आगे 3। नाउ रैंक ऑफ ए, जो बी वाला कॉलम है उसको एलिमिनेट करने के बाद इस कॉलम को अगर एलिमिनेट कर दे, अब कम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? अभी भी 3 ही है, 1 2 एंड 3। तो मैट्रिक्स ए की रैंक भी कितनी आ गई? 3। क्या सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? क्या होगा अपना सिस्टम, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? राइट, सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट, क्योंकि दोनों ही रैंक्स आपकी इक्वल आ गई। हेंस hence the rank of A equals to rank of C equals to 3 equals to number of variable। किसके बराबर आ गई? नंबर ऑफ वेरिएबल के। hence the system is consistent and unique solution। कौन सा सॉल्यूशन है अपना? यूनिक सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट है तो अपन को सिस्टम को सॉल्व भी करना है, तो लास्ट जो इक्वेशन थी इसी को यूज करेंगे। ये किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? ये ए और बी की वैल्यू दे रही है, तो ए एक्स इक्वल टू बी के अंदर वैल्यूज पुट करो। मैट्रिक्स ए की वैल्यू लास्ट टेबल से लेनी है, 1 1 1 0 -1 1 0 0 1 एंड 0 0 0। ये तो हो गई मैट्रिक्स ए की वैल्यू, ये वाला पार्ट। फिर x वेरिएबल पर मैट्रिक्स थी, वो थी x y z इक्वल टू बी राइट हैंड साइड वैल्यू। राइट हैंड साइड वैल्यू ये वाला पार्ट हो गया 6 1 3 0 6 1 3 0। तो यहां से आपकी इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। कौन कौन सी इक्वेशन जनरेट होगी? सबसे पहले फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6। सेकंड माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 1 और थर्ड z इक्वल्स टू 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आपका z इक्वल टू 3 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? y इक्वल्स टू z माइनस 1, 3 माइनस 1 अपना हो गया 2 और x इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस जेड। तो 6 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया ये अपना? 1।
तो अपना आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1, hence the solution is hence the solution is x equals to 1, y equals to 2 and z equals to 3. तो ये है अपना कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ओनली वन सॉल्यूशन वहां एग्जिस्ट करता है, और वो यूनिक सॉल्यूशन अपना ये है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता है। तो ये था प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग रैंक मेथड। तो सेकंड न्यूमेरिकल है 2x minus 3y plus 7z equals to 5, 3x plus y minus 3z equals to 13, 2x plus 19y minus 47z equals to 32. तो सबसे फर्स्ट हमें क्या बनानी है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अपनी हो जाएगी सी, ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी राइट हैंड साइड वैल्यू, दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, 3 एंड 2, y का कोएफिशिएंट -3, 1 एंड 19, z का कोएफिशिएंट 7, -3 एंड -47। ये तो हो गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। राइट हैंड साइड वैल्यू 5, 13, -47। तो ये है अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। 2 -3 7, 3 1 -3, 2 19 -47, ये तो हो गई कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड 5 13 माइनस का प्लस का 32, 5 13 एंड 32 अपना हो गया राइट हैंड साइड वैल्यू बी। ना एसएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी जीरो से अपन को कहां लेके आने हैं? लेफ्ट एंड बॉटम। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, बॉटम दोनों जीरो करने हैं। तो यहां अपना हो जाएगा R2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 को 3 से, तो ये अपना हो जाएगा 2R2 माइनस 3R1, जीरो हो गया। और R3 माइनस R1 अप्लाई करूं, 2 -3 7, 5 3 1 -3 एंड 13, सॉरी सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं अपन। 2R2 माइनस 3R1, 6 - 6 0, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 + 9 11, -6 और माइनस का 21 कितना हो जाएगा? -6 -21 -27, 26 -15, 26 -15, 26 -15 आपका हो जाएगा 11। R3 - R1, 2 - 2 0, 19 + 3 22, -47 -7 माइनस का 54 और 32 - 5 27। अब सेकंड रो सेकंड एंट्री बॉटम जीरो, तो R3 - 2R2 अप्लाई करो। R3 - 2R2, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 2 - 3 7 एंड 5। सेकंड रो को यूज कर रहे हैं तो सेकंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 11 -27 11। थर्ड रो 0 - 0 0, 22 - 22 वो भी जीरो हो गया, -54 + 54 अगेन जीरो, और 27 - 22 ये जीरो नहीं है। अब 27 - 22 कितना बच गया? 5, 27 - 22। ना इससे आगे जीरो करना पॉसिबल है क्या? अब लेफ्ट और बॉटम में एलिमेंट आता है 11, और 11 को रो ऑपरेशन यूज करके जीरो करना पॉसिबल नहीं है। ये क्या पॉसिबल नहीं है? तो यहीं पे अपनी प्रोसीजर एंड हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे अपनी प्रोसीजर एंड हो जाएगी। अब रैंक कैलकुलेट करते हैं। रैंक ऑफ सी कितना आ रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। रैंक ऑफ सी कितना आ रहा है?
नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3। रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है? अगर लास्ट वाले कॉलम को हटा देते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 इक्वल नहीं है, तो रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, हेंस द सिस्टम इज inconsistent and no solution। यही इसका आंसर हो जाएगा। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। तो ये अपना थर्ड न्यूमेरिकल। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है हमें? 5x + 3y + 7z = 4। तो अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो बन जाएगी, फर्स्ट रो 5 3 7 और राइट हैंड साइड वैल्यू 4। सेकेंड इक्वेशन 3x + 26y + 2z = 9। थर्ड इक्वेशन 7x + 2y + 10z = 5। ये है अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ना बॉटम्स जीरो करने हैं, एशेलन फॉर्म बनाने के लिए रैंक फाइंड आउट करनी है। तो R2 पे अपन क्या करेंगे? 5R2 - 3R1 और R3 पे ऑपरेट हो जाएगा 5R3 - 7R1। अप्लाई करो दोनों ऑपरेशंस। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, फर्स्ट रो में अपना कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड रो 5R2 15 - 15 0। 26 × 5 कितना हो गया? 26 × 5 130। 130 - 9 130 - 9 121। 10 10 - 21 कितना हो जाएगा? 10 - 21 -11। 5 × 9 45 45 - 12 45 - 12 33। थर्ड रो R3 5R3 - 7R1 35 - 35 0। 10 10 - 21 10 - 21 -11। 50 - 49 1। 15 15 सॉरी 25 25 -28 3। नाउ सेकंड रो को अपन सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो R2 को डिवाइड कर देते हैं, R2 डिवाइडेड बाय 11। तो अपने पास रो आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 5 3 7 4। सेकंड रो को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 11 -1 एंड 3। फोर्थ रो थर्ड रो है 0 -11 1। ये -3 आ रहा है, 25 - 28। अब सेकंड रो को यूज करके उसका बॉटम जीरो करना है। प्लस कर दे दोनों, जीरो रहा डायरेक्टली। R3 + R2। तो ये अपना आ जाएगा 5 3 7 4 0 11 -1 3 एंड 0 0 0। अब रैंक कैलकुलेट कर लो। इससे आगे पॉसिबल नहीं है, तो यहीं से रैंक कैलकुलेट होगी। तो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी देख लो। सबसे पहले कंबाइंड मैट्रिक्स की रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2। रैंक ऑफ ए, लास्ट कॉलम को हटा के नंबर ऑफ नॉन जीरो रो अगेन 2। तो रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, बट दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? एक्स वाई जेड 3। हेंस द सिस्टम इज
कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम अपना क्या है, कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी हमें फाइंड आउट करना है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। तो वैल्यूज पुट कर दो ax इक्वल टू b में। सॉल्व करने के लिए लास्ट टेबल ही अपन को यूज करनी है। लास्ट टेबल क्या है, यहां से मैं a की वैल्यू 5 3 7 0 11 -1 एंड 0 0 0 वेरिएबल मैट्रिक्स x y z और राइट हैंड साइड वैल्यू आपकी आ रही है 4 3 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी 5x + 3y + 7z और दूसरी आ जाएगी 11y - z = 3 ना। यहां पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, 2। ओनली 2 नंबर ऑफ इक्वेशंस है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। और मैथमेटिकली जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होगी उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वेरिएबल यहाँ एक्स्ट्रा है और उस वेरिएबल की वैल्यू हमें सपोज करनी पड़ेगी। कुछ भी हो सकती है, तो आर्बिट्री वैल्यू ले लेते हैं। लेट z = k। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y = 3 + k / 11। z की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हो जाएगी 5x + 3y। y की वैल्यू हो गई 3 + k / 11 + 7k = 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये अपना आ जाएगा 5x। एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 11 4 जा 44 -9 माइनस ये आपका हो गया 11 × 7 77k + 3 -80k। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है 44 - 9। 44 - 9 कितना हो जाएगा, 35। 35 - 80k / 11 ये आएगी वैल्यू। चेक कर लो एक बार। सॉरी 5 से डिवाइड भी हो जाएगा तो x की वैल्यू अपनी आ जाएगी x = 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 35/5 7 80/5 -16 k / 11। y की वैल्यू आ रही है 3 + k/11 और z की वैल्यू आ रही है k की हर एक वैल्यू के लिए ये सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। ओके, आर्बिट्री नंबर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। इसलिए इस सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये यूनिक नहीं है, ये क्या अपना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गए आज की तीनों ही केस, यूनिक, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ना इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे और 2 इक्वेशन थी। एक वेरिएबल्स की वैल्यू अपन ने सपोज की है, वो अपन ने z की ले ली k। आप x और y को लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन भी किसी भी सीक्वेंस में सॉल्व करो तब भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीक्वेंस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, k भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, x y या z, तीनों ही आंसर राइट होंगे। मुजाहिद, मानवेंद्र, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर यहीं पर एंड करते हैं अपन क्लास को।